पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 55 खूनी दरवाजे का पहला हिस्सा। अंबर ने बहुत कोशिश की मगर किले का पानी दरवाजा टस से मस न हुआ। ऐसा लगता था जैसे लोहे का दरवाजा आधा जमीन के अंदर धंस चुका है। नाग ने इस ख्याल का इजहार किया कि हो सकता है किले में दाखिल होने का कोई दूसरा रास्ता हो, क्योंकि दरवाजे की शक्ल से मालूम होता था कि उसे कभी नहीं खोला गया। अंबर ने नाग को साथ लिया और पुराने किले के किसी खुफिया रास्ते की तलाश शुरू कर दी। जैसा कि आप पिछली किस्त में सुन चुके हैं कि ये किला बहुत कदीम था और झील के बीच में बना था। उसके चारों तरफ पानी था। हाँ, एक जानिब पत्थर रखकर छोटा सा पुल बना दिया गया था। अंबर और नाग उसी पुल पर से गुजर कर किले के दरवाजे तक आए थे। यही वो किला था जिसके एक खुफिया कमरे में मारिया बेहोश पड़ी थी। किले की दीवारें भी सीधी ऊपर तक चली गई थी। नाग ने सांप बनकर किले के ऊपर तक जाकर देखा, अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। किसी जगह रोशनदान तक नहीं बना था। पुरानी तर्ज की खिड़कियां थी जिनके आगे पत्थर की बड़ी बड़ी सिलें रखकर चुन दी गई थी। दोनों थक हार कर बैठ गए, बल्कि वो तो ये भी सोचने लगे कि हो सकता है ये किला मारिया वाला किला ना हो, क्योंकि उसमें तो अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। नाग ने कहा, मेरा दिल कहता है कि इस किले का कोई खुफिया रास्ता जरूर है। दिल तो मेरा भी यही कहता है, मगर अकल पूछती है कि वो रास्ता कहाँ है। अंबर ने कहा, कुछ वो थक गए थे और ज्यादा बददिल हो गए थे। अंबर ने तो यहाँ तक कह दिया, यार बुजुर्ग की बिशारत के मुताबिक किले के चारों तरफ झील का पानी था, लेकिन इस झील के 3 तरफ पानी है, एक तरफ पुल बना हुआ है। नाग बोला, तुम्हारी ये बात भी ठीक है, तो क्या फिर दूसरे किले को तलाश किया जाए? ये एक बात है कि आधी रात को जो किसी औरत के बैन करने की मातमी आवाजें आती हैं, वो क्या राज है? अंबर ने कहा, वो आवाजें मारिया की नहीं, अगर मारिया की हैं तो फिर यही वो किला हो सकता है जिसकी तुम्हें बशारत हुई है। वो आवाजें किसी आसेब की भी हो सकती हैं। ऐसी सूरत में एक किला मारिया वाला किला नहीं है, नाग ने कहा। बहरहाल एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये आसेबी आवाजें मारिया की नहीं है। इसका मतलब यह है कि फिर हम गलत किले के बाहर सर पटक रहे हैं। हमें किसी दूसरे किले की तलाश में निकलना चाहिए। नहीं भाई, जब तक हम इस किले के अंदर जाकर पूरी तफ्तीश नहीं कर लेते, हमें यहाँ से हरगिज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अंदर मारिया मौजूद हो। वो तो बकौल तुम्हारे ख्वाब वाले बुजुर्ग के किसी खुफिया कोठरी में बेहोश पड़ी है, इसलिए आवाजें नहीं दे सकती। अंबर ने नाग के इस ख्याल पर गौर करते हुए कहा, ठीक है, हम इस किले के आसपास रहेंगे और कोई ना कोई अंदर दाखिल होने का रास्ता तलाश कर लेंगे। वो पुल के पास झील के किनारे किले की अकबी दीवार के नीचे एक पत्थर पर बैठ गए। झोले में से खाना निकालकर थोड़ा बहुत खाया। झील का पानी पीकर ताज़ा दम हुए और उस नई दुनिया की बातें करने लगे जहां वो पहुंच चुके थे और जिसे नजद के अरब सियाहों ने दरियाफ्त किया था, और जहां अब यूरोप के ज्यादातर जराइम पेशा लोग आकर आबाद होना शुरू हो गए थे। उन्हें बातें करते करते रात हो गई। अंबर ने कहा, यार मुझे तो नींद आ रही है, थोड़ी देर आराम कर लूं, तुम भी सो जाओ, सुबह ताज़ा दम होकर काम शुरू कर देंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिजा में झील किनारे उगी हुई कलियों की खुशबू रची हुई थी। नाग को अंबर का ख्याल पसंद आया। अंबर तो लेटते ही खराटे लेने लगा। नाग अभी जाग रहा था और किले की ऊंची दीवारों को देख रहा था, जो रात के अंधेरे में एक बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर को उठती दीवार लग रही थी। आसमान पर सितारे बुझे बुझे से थे। इतने में मशरिक की जानिब से जर्द रंग का आधा चांद निकल आया। उसकी रोशनी बड़ी फीकी और पुरस्रार थी। उस रोशनी में किले की दीवारें और ज्यादा सेबजदा नजर आने लगी। नाग भी ठंडी ठंडी रेत की हवा में उंगने लगा। अभी वो नींद और बेदारी के दरमियान झूल रहा था कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई औरत उसका नाम लेकर उसे बुला रही हो। उसने सर को झटक कर आंखें खोल दी और कान लगाकर आवाज सुनने लगा। ये आवाज किले के अंदर से आ रही थी। बड़ी दबी दबी और मातमी सी थी, जैसे कोई नाग को मदद के लिए बुला रहा हो। नाग ने गौर किया तो ये आवाज मारिया की थी। उसने अंबर को उठाना चाहा। वो आगे बढ़ा के अंबर को जगाए, फिर ये सोचकर रुक गया कि ख्वामख्वाह बेचारे की नींद क्यों खराब करे। वो अकेला ही आवाज का राज मालूम करने की कोशिश करता है। नाग जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ चल पड़ा। आवाज किसी गहरे कुएं से आती महसूस हो रही थी। नाग किले के मगरबी किनारे झाड़ियों के पास आकर रुक गया। आवाज उन झाड़ियों में से आ रही थी और साफ साफ मारिया की आवाज से मिलती थी। नाग ने कान लगाकर गौर से सुना। मारिया कह रही थी, नाग मेरी मदद करो, मैं तहखाने में कैद हूँ, मेरी मदद करो, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। अब नाग से ना रहा गया। उसने झाड़ियों को इधर उधर हटाया तो सामने एक चौकोर छोटा सा दरवाजा नजर आया। नाग ने उसे धक्का दे दिया, दरवाजा खुल गया। नाग अंदर दाखिल हो गया। जो ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया और छत पर से पत्थर की एक सिल उस पर आ गिरी। गोया दरवाजा पत्थर की मजबूत दीवार बन चुका था। नाग को कुछ शक हुआ। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो तो जैसे एक चट्टान था जिसका अपनी जगह से हिलना नामुमकिन था। रास्ता जहां वो खड़ा था तंग था, छत बिल्कुल नीचे झुकी हुई थी। नाग ने झुककर आगे चलने लगा। यहाँ अगर वो हाथी का रूप भी इख्तियार कर लेता तो फंस जाता और कुछ न कर सकता। रास्ता तारीक था, हाथ को हाथ सुझाई न देता था। अब मारिया की आवाज आना भी बंद हो गई थी। नाग समझ गया कि उसे किसी फरेब में फंसाया जा रहा है। थोड़ी दूर जाकर उसे किसी चिराग की मध्यम सी रोशनी नजर आई। वो झुके झुके चलता उस रोशनी के पास आया। ये एक मट्टी का दिया था जो दीवार की ताक में रोशन था, लेकिन उसकी रोशनी बड़ी मुश्किल से चिराग के इर्द गिर्द की फिजा को रोशन कर रही थी।
कुछ देर नाग यहाँ खड़ा गौर करता रहा कि उसके साथ किसी किस्म का धोखा किया जा रहा है। क्या वो इस किले के असेब में काबू आ गया है? वो कुछ देर जमीन पर बैठकर गौर करता रहा कि उसे अब क्या करना चाहिए। इतने में मारिया की आवाज़ फिर सुनाई दी, नाग आगे आओ, मेरी मदद करो, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। नाग ने जोर से कहा, मारिया तुम कहाँ हो? उसके जवाब में वही आवाज़ एक बार फिर ये कहती उभरी, नाग आगे आओ, मेरी मदद करो, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। नाग तेजी से सुरंग में आगे बढ़ा। आगे एक दालान आ गया जिसके ऊपर पहाड़ की छत थी। यहाँ इंसान उठकर खड़ा हो सकता था और चल फिर भी सकता था। उसमें दाखिल होने का वही एक रास्ता था जो सुरंग से आता था। जो ही नाग सुरंग से निकलकर अंदर आया, एक भारी पत्थर धड़ाक से सुरंग के मुंह पर आन गिरा और रास्ता बंद हो गया। अब तो नाग को पूरा यकीन हो गया कि वो फंस गया है और बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ अगर वो हाथी या शेर भी बन जाए तो सिवाय पहाड़ की दीवारों के साथ जोर जोर से टकरे मारकर जख्मी होने के और कुछ न कर सकेगा। सांप बनकर वो फरार भी नहीं हो सकता था, क्योंकि वहाँ किसी जगह कोई छोटा सा ऐसा सुराख भी नहीं था जो बाहर जाता हो। नाग ने सोचा, बुरे फंसे। उसने कई बार मारिया को पुकारा, मारिया तुम कहाँ हो? आवाज़ तो मैं आ गया हूँ। लेकिन दोबारा मारिया की आवाज़ ना आनी थी, ना आई। वो बेचारी तो उसी किले के नीचे एक तंगो तारीख कोठरी में संगे मरमर के चबूतरे पर नीली चादर ओढ़े बेहोश पड़ी थी और उसके बाल कटे हुए थे। नाग को ख्याल आया कि उसने अंबर के बगैर आकर बड़ी गलती की। अगर उसको साथ ले आता तो हो सकता था कि वो अपनी गैबी ताकत से काम लेकर सुरंग के मुंह पर गिरे हुए पत्थर को हटा देता, मगर वो पत्थर तो गोया एक चट्टान आकर वहां गिर पड़ी थी। अभी वो जमीन पर बैठा दीवार से टेक लगाए सोच ही रहा था कि क्या करे और क्या ना करे कि अचानक उसे छत के पास दीवार में शोला सा निकलता दिखाई दिया। शोला अचानक बुझ गया और एक इंतहाई मकरू चेहरे वाली चुड़ैल की गर्दन उभरी। उसने कहका लगाकर कहा, सुन ए नाहिनजार, मैं इस किले की पहरेदार हूँ, समाधन जादूगर की बांदी हूँ। उसने मेरी ये जिम्मेदारी लगा दी है कि उसके किले की हिफाजत करूँ और जो कोई इसके आसपास मंडलाता नजर आए उसे अंदर बुलाकर हलाक कर दूँ। अब तू भी अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। ये कोठड़ी तेरी कब्र बनेगी, तू भूखा प्यासा यहाँ मर जाएगा। मैं जानती हूँ तू किस लड़की की तलाश में यहाँ आया है। मैंने उसी की आवाज़ में तुम्हें बुलाया है। तुम्हारा साथी अभी बाहर है, अब मैं उसे आवाज़ देकर अंदर बुलाऊंगी और यहाँ बंद करके भूखा प्यासा रखकर मार दूंगी। नाग ने उस चुड़ैल के बदनुमा लंबे दांतों और तीखी चोंच जैसी लंबी मकरू नाक वाली शक्ल को देखा और बोला, क्या मारिया इसी किले में कैद है? हाँ, वो इसी किले में कैद है, मगर तुम क़यामत तक उसके पास ना पहुंच सकोगे। चुड़ैल का कहका पत्थर की दीवारों से टकराया। दीवार के ऊपर शोला चमक कर बुझा और चुड़ैल की शक्ल गायब हो चुकी थी। दीवार पर कोई निशान बाकी न था। अब नाग अंबर का इंतजार करने लगा कि उसे यकीन था कि अंबर को जब मारिया की आवाज़ आएगी तो वो बेख्तियार होकर उसी रास्ते पर चल पड़ेगा जिस रास्ते पर से होकर नाग वहां तक पहुंचा था। और फिर ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद सुरंग का पत्थर उठा और अंबर को जैसे किसी ने धकेल दिया। दरवाजे पर पत्थर फिर से गिर पड़ा। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। दोनों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई जो एक ही थी। अंबर ने कहा, यार नाग, ये तो किसी आसेब का काम मालूम होता है। नाग ने उसे चुड़ैल के नमदार होकर उसकी मौत का फैसला सुनाने की सारी बातें बयान कर दी। अंबर ने कुछ सोचते हुए कहा, एक बात बड़ी अच्छी है कि चुड़ैल को तुम्हारे सांप होने और मेरी खुफिया ताकत की कोई खबर नहीं। नाग बोला, तुमने ठीक कहा। उसकी बातों से ऐसा ही जाहिर होता है कि वो हमें भी आम इंसान ही समझ रही है, नहीं तो वो ये कभी ना कहती कि अब तुम यहाँ भूखे प्यासे मर जाओगे। उसे बिल्कुल खबर नहीं कि मैं 100 बरस तक अगर कुछ ना खाऊं तो जिंदा रह सकता हूँ। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, और मैं तो मर ही नहीं सकता, कम से कम अभी तो मेरी मौत के कोई आसार नहीं है। नाग बोला, दूसरी बात यह कि चुड़ैल ने इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि मारिया इसी किले में किसी जगह कैद है, और यह कि जिस जादूगर ने मारिया को अपने खास मकसद के लिए कैद कर रखा है उसका नाम समाधन है और वह इस किले में नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ है। उसके पीछे ये चुड़ैल इस किले की निगरानी कर रही है। अंबर ने कहा, फिर तुम फिक्र न करो, समझ लो कि मारिया हमें ज़रूर मिल जाएगी, हम उसे हासिल करके ही दम लेंगे। बुजुर्ग की बिशारत की बातें सच्ची थीं। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद अंबर ने नाग से पूछा कि यहाँ से बाहर निकलने की कोई सूरत नहीं है। नाग ने कहा, उनके चारों तरफ पत्थर की चट्टानी दीवारें हैं और छत भी बिल्कुल बंद है। अंबर ने कहा, मगर यहाँ हवा कहाँ से आती है? मेरा ख्याल है कोई खुफिया सुराख ऐसा ज़रूर होगा जहाँ से ताज़ा हवा इस कोठरी में पहुँचती है। अंबर के इस ख्याल पर नाग भी ज़रा सा चौंका। उसमें कोई शक नहीं था कि कोठरी में ताज़ा हवा जो आती है तो उसके लिए कोई ना कोई जगह कहीं ना कहीं ज़रूर रखी गई होगी। अब वो इस खुफिया सुराख या शिगाफ को चल फिर कर तलाश करने लगे, लेकिन भला समाधन कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला था। वो शिगाफ उन्हें ना मिलना था ना मिला। थक हार कर बैठ गए। नाग ने कहा, फिर तो वही शिगाफ होगा जहाँ से चुड़ैल ने हमें झांक कर देखा था और हमसे बात की थी। मैं ऊपर जाकर पता करता हूँ। और नाग सांप बनकर रेंगता हुआ ऊपर छत के करीब पहुंच गया। यहाँ उसने घूम फिर कर हर तरफ देखा, मगर उसे किसी जगह भी कोई सुराख या मामूली सा शिगाफ भी दिखाई न दिया। नाउमीद होकर वापस आ गया। अंबर बोला, अब हमें कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना होगा। मसलन वो कौन सा? नाग ने पूछा। अंबर बोला, मसलन कोई ऐसा तरीका कि जिस पर ये चुड़ैल भी दंग रह जाए। अगर ये चुड़ैल है, क्योंकि मुझे शक है कि ये चुड़ैल नहीं। नाग ने कहा, अगर चुड़ैल नहीं तो क्या किसी मुल्क की शहजादी है क्या?
अंबर हंस पड़ा। शहजादी भी नहीं, बहरहाल तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम? नाग ने पूछा। अंबर कहने लगा, अगर तुम हाथी बनकर किसी दीवार को जोर से टक्कर मारो तो हो सकता है दीवार टूट जाए और हम यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाएं। नाग हंस पड़ा और कहने लगा, भाई अंबर, हम सैकड़ों सालों से एक दूसरे के साथ हैं। आज पहली मर्तबा मुझे महसूस हुआ कि तुम कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करने लगते हो। भला कभी किसी हाथी ने टक्कर मारकर पहाड़ को भी गिराया है? भाई, ये दीवारें नहीं बल्कि ये चट्टानें हैं। अगर जंगल के सारे हाथी भी मिलकर इन दीवारों को टक्करें मारते रहें तो इन्हें अपनी जगह से हिला भी ना सकेंगे। अंबर ने नाउम्मीद होकर कहा, तो फिर क्या हम क़यामत तक यहाँ बैठे रहेंगे? जाहिर है हम में से कोई मर भी नहीं सकेगा। नाग बोला, इसका फैसला हमें वक्त पर छोड़ देना होगा। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि यहाँ से फरार की कोई सबील बन जाए। अंबर खामोश हो गया, फिर वो पत्थर पर लेट गया और बोला कि मैं तो कुछ देर आराम करूंगा, तुम हालात का इंतजार करो। नाग ने कोई जवाब न दिया। उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि रात कितनी गुजर चुकी है या दिन किस वक्त निकलेगा। चट्टानी कमरे में अंधेरा था, सिर्फ छत में एक दिया जल रहा था जिसकी बेहद मामूली सी रोशनी कमरे में बड़ी मुश्किल से अंधेरे को दूर करने में कामयाब हो रही थी। थोड़ी देर बाद नाग भी सो गया, अंबर भी सोया रहा। आंख खुली तो दोनों चाको चौबंद थे। कमरे में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई थी, वही दीवारों की चट्टानें थीं। इस बंद कोठरी में पड़े पड़े जाने उन्हें कितनी देर हो गई थी। वो थक से गए थे। दोबारा वो चुड़ैल भी नमदार नहीं हुई, उसे नमदार होना भी नहीं था, क्योंकि वो तो आखिरी बार कह गई थी कि अब वो इस जगह भूखे प्यासे मर जाएंगे। अंबर उठकर एक बार फिर दीवारों में कोई दर्ज या सुराख तलाश करने लगा। नाकाम होकर नाग के पास आकर बोला, भाई, यूं हाथ पर हाथ धरे हम कब तक बैठे रहेंगे? एक बात साफ है कि मारिया इस किले में कैद है, तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द उस तक पहुंचकर उसे मुसीबत से निजात दिलाएं। खुदा जाने वो किस मुश्किल में होगी। नाग कहने लगा, तुम्हारा कहना बजा है, लेकिन सवाल यह है कि हम करें तो करें भी क्या? अंबर तुनक कर बोला, मैंने तुम्हें कभी इतना बेबस नहीं देखा। क्या बात है, क्या तुम इतने ही नाउम्मीद हो गए हो? मैं तो नाउम्मीद नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि अगर हमने ज़रा अकल से काम लिया तो यहाँ से फरार का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। नाग खामोश रहा और सोचता रहा। खुदा जाने वो रात का वक्त था कि दिन का वक्त था। दीवार में छत के पास दिया उसी तरह जल रहा था। उसकी रोशनी सिर्फ दिए के आसपास ही पड़ रही थी। कुछ देर वो खामोश बैठे काली काली दीवारों के उभरे हुए पत्थरों को तकते रहे। फिर अचानक नाग ने कहा, तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी? अंबर ने सुस्ती से कहा, यार सो जाओ, कोई आवाज़ नहीं आती। लेकिन अब अंबर ने भी महसूस किया कि दीवार के पीछे से ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कोई ज़मीन खोद रहा हो और फावड़ा चला रहा है। दोनों ने उठकर दीवार से कान लगा दिए। आवाज़ हल्की थी मगर बड़ी साफ, जैसे कोई ज़मीन खोदकर पत्थरों को परे फेंक रहा हो। ये क्या बात है? अंबर ने परेशान होकर पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मारिया को हिलाक कर दिया हो और अब उसे ज़मीन में दफन कर रहा है? नाग बोला, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मारिया किसी को नजर नहीं आती। अगर जादूगर समाधन या चुड़ैल ने उसे अपने जादू के जोर से देख लिया है तो फिर उन्हें मारिया को हिलाक करके जमीन में दफन करने की जरूरत ही क्या है? उसे वैसे ही बेहोश पड़ा रहने दे। अंबर ने कहा, तो फिर ये दीवार की दूसरी जानिब कौन खोद रहा है? नाग कहने लगा, हमें सब्र करना चाहिए, कुछ न कुछ जरूर होकर रहेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। आवाज ज्यादा नुमाया हो गई। अब यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई दीवार पर भी कुदाल चला रहा है। नाग और अंबर पीछे हटकर खड़े हो गए। कुछ पत्थर दीवार पर से टूटकर गिर पड़े। उसके बाद कुदाल की आवाज बंद हो गई। देर तक उन्हें कोई आवाज सुनाई न दी। नाग ने अंबर से कहा, शायद जमीन खोदने वाला शख्स चला गया है। अंबर बोला, यह दीवार कमजोर मालूम होती है, इसके पत्थर टूट कर गिरे हैं। मेरा ख्याल है अगर तुम कोशिश करो तो इसे तोड़ सकते हो। नाग ने ऐसा करने की हामी भर ली और जरा सी देर में हाथी का रूप इख्तियार कर लिया। उस अंधेरी कोठरी में एक हाथी खड़ा झूलता हुआ अजीब लग रहा था। हाथी ने पीछे बढ़कर दीवार को जोर से टक्कर मारी। दीवार के कुछ और पत्थर नीचे गिर पड़े। अंबर ने कहा, नाग भाई, टक्कर मत मारो, जोर लगाकर इसे तोड़ने की कोशिश करो। हाथी ने सर दीवार के साथ लगाकर जोर लगाया तो एक जगह से पत्थर दूसरी जानिब गिरे और सुराख पैदा हो गया। अंबर ने हाथी को रोक दिया। हाथी दोबारा नाग की शक्ल बनकर सामने आ गया। अंबर ने नाग से कहा कि वो इस सुराख में से दूसरी जानिब जाकर मालूम करे कि उधर क्या है और वहां से फरार होने और मारिया से मिलने की क्या कोशिश हो सकती है। नाग ने असबात में सर हिला दिया, एक स्याह सांप की शक्ल इख्तियार की और दीवार के पत्थरों में जो सुराख हुआ था उसमें से दूसरी जानिब रेंगता हुआ निकल गया। अंबर कोठरी में रुककर इसका इंतजार करने लगा। नाग सांप की शक्ल में रेंगता हुआ दूसरी तरफ आ गया। उधर अंधेरा ज्यादा था मगर सांप उस अंधेरे में भी बखूबी देख सकता था। उसने देखा कि जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसे भर दिया गया है। सांप ने ताज़ा खुदी हुई मिट्टी में सुराख किया और उसके अंदर चला गया। थोड़ा नीचे जाकर उसे सोने की डलियां मिली जो दफन कर दी गई थी। वो जल्दी से बाहर आ गया, गोया किसी ने यहाँ पर सोना दफन किया है। वो रेंगता हुआ आगे चला गया। तंग सी सुरंग आगे जाकर एक चट्टान के शिगाफ में आ गई। ये शिगाफ काफी चौड़ा था और उसमें से रोशनी आ रही थी। जो जो सांप आगे चलता गया उसे आदमियों की बातें करने की आवाजें सुनाई दी। शिगाफ पर जाकर सामने गर्दन दूसरी तरफ डालकर देखा, 3 आदमी जो शक्लो सूरत से बड़े खौफनाक कातिल और डाकू मालूम हो रहे थे। एक उधेड़ उम्र आदमी को जंजीरों से बांध रहे थे। वो हाथ जोड़कर उनसे जिंदगी की भीख मांग रहा था। एक कातिल उसे कह रहा था, तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम वापस जाकर अपने मालिक को खबर करोगे और वो हमें एक पल में कत्ल करा देगा।
वो तो कस्बे का गवर्नर है, वो बड़ी आसानी से हमें मरवा देगा। उधेड़ उम्र आदमी ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं देवताओं की कसम खाकर कहता हूँ कि किसी से कोई बात नहीं करूंगा। मैं गवर्नर का मामूली मुलाजिम हूँ और बाल बच्चों वाला एक गरीब आदमी हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो मेरे बच्चे बाप की मोहब्बत से महरूम रह जाएंगे। दूसरे कातिल ने उसके सर पर जोर से मुक्का मारकर कहा, बस करो इस बकबक को, हमने तुम्हें कत्ल करने का फैसला कर लिया है और कत्ल करके ही छोड़ेंगे। तीसरे कातिल ने एक खंजर निकाल लिया और उधेड़ उम्र आदमी की आंखों के आगे ले जाकर कहा, इसे देखते हो, ये तुम्हारे खून का प्यासा है, ये अभी तुम्हारे सारे दिल में अंदर उतरा होगा। बाकी कातिल भी हंसने लगे। उधेड़ उम्र आदमी खौफ से थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, मुझ पर मेरे बच्चों की खातिर रहम करो, मैं तुमसे अपने मासूम बच्चों की खातिर जिंदगी की भीख मांगता हूँ। तुम लोगों ने मुझे जिस तरह कहा मैंने उसी तरह किया, अब मेरी जान बख्शी कर दो, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी जान बख्श दो, मुझे न मारो, मेरे बच्चों पर रहम करो। तीनों कातिल कह कहे मारकर हंस पड़े। एक ने कहा, यार इस कमीने बुढ़े खुसट का काम तमाम कर दो, किस चीज का इंतजार करते हो? सोना हमें चाहिए था, वो हमने हासिल कर लिया, मार दो इस बदबख्त को। सांप से अब सब्र ना हो सका, उसने उधेड़ उम्र मजलूम बाप की जान बचाने का फैसला कर लिया। वो रिंगता हुआ उस आदमी के पीछे जा पहुंचा जिसके हाथ में खंजर था। सांप ने जाते ही बड़ी तेजी से उस शख्स को डस दिया। कातिल ने चीख मारी, खंजर उसके हाथ से गिर पड़ा। सांप, दूसरे कातिल घबरा कर उठ खड़े हुए और खंजर निकालकर सांप को तलाश करने लगे। उस दौरान में सांप दूसरे कातिल को भी डस चुका था। नाक का जहर बेहद खतरनाक और तेज था। दोनों कातिल जमीन पर गिर चुके थे और अब उनके मुंह, नाक और कान से खून जारी हो गया था, वो मर रहे थे। तीसरा कातिल एक सिमत को भागा, सांप भी उसके पीछे लपका। कुछ दूर जाकर एक सुराख में से दिन की रोशनी आ रही थी। सांप ने उस शिगाफ में तीसरे कातिल को जा लिया और छलांग लगाकर उसकी गर्दन पर डस दिया। कातिल तड़प कर जमीन पर गिरा और एड़ियां रगड़ने लगा। सांप उसे मरता छोड़कर वापस मुड़ा। एक जगह ओट में पहुंचकर उसने दोबारा इंसान की शक्ल इख्तियार की और उधेड़ आदमी के पास आकर बोला, क्या बात थी बाबा, तुम यहाँ कैसे आ गए? उधेड़ उम्र आदमी ने कहा, बेटा मुझे इन जंजीरों से आजाद करा दो, फिर तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा। नाग ने उसकी जंजीरें खोल दी। उधेड़ उम्र आदमी ने बताया कि मेरा नाम डोमिनो है, मैं इस शहर के गवर्नर का नौकर हूँ। मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी के साथ बसर की है। ये तीन डाकू गवर्नर के खास दोस्त थे। गवर्नर ने शहर का खजाना सोने की शक्ल में एक खास जगह रखा हुआ था, जिसकी गवर्नर के अलावा सिर्फ मुझे खबर थी। इन डाकुओं की नीयत खराब हो गई, ये मुझे अगवा करके ले गए। फिर इन्होंने खजाने का पता मालूम किया और खजाने के साथ मुझे भी लेकर यहाँ आ गए। इन्होंने कहा था कि अगर मैंने खजाने का सुराग ना दिया तो वो मेरे बच्चों को कत्ल कर देंगे। मैं डर गया और खजाने का पता बता दिया। अब ये मुझे भी कत्ल करने वाले थे कि देवताओं ने मेरी मदद की। यहाँ से कोई अचानक सांप निकल आया जिसने तीनों को डस कर हलाक कर दिया। मगर बेटा तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँच गए? नाग ने कहा, चाचा ये बातें फिर बताऊंगा, तुम इसी जगह बैठो, मैं अपने साथी को भी ले आऊँ। नाग वहाँ से वापस उसी जगह दीवार के शिगाफ पर आया। अंबर बेचैनी से उसकी राह देख रहा था। नाग ने उसे सारा वाकया सुनाया। अंबर और नाग ने जोर लगाकर सुराख बड़ा किया, कुछ पत्थर इधर उधर हटाए। अंबर चटानी कोठड़ी से बाहर निकल आया। दोनों चाचा डोमिनो के पास गए। नाग ने कहा, ये मेरा भाई अंबर है चाचा, हम यहाँ किले की सैर करने आए थे कि इसकी भूल भुलैयों में फंस गए। तुम्हारी आवाज़ सुनी तो तुम्हारी मदद को यहाँ आ गए। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी भी जान बची और इस किले से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल गया। चाचा डोमिनो परेशानी के आलम में बोला, लेकिन मेरे बच्चों, मैं खजाने के बगैर अपने मालिक को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? ये खजाना शहर के लोगों की अमानत है जो हमारे ईमानदार गवर्नर ने जमा करके रखा था। नाग बोला, फिक्र न करो चाचा, खजाना पीछे एक जगह जमीन में दफन है। उन्होंने मिलकर जमीन खोदी, पत्थर और मट्टी परे हटाई, फिर नीचे खजाने का सोना बिल्कुल महफूज पड़ा था। बूढ़ा डोमिनो बेहद खुश हुआ। वो सोने की डलियां चमड़े के थैले में डालकर किले से बाहर आ गए। बाहर रोशनी में सांस लेकर अंबर और नाग ने खुदा का शुक्र अदा किया। बूढ़ा डोमिनो अंबर और नाग को लेकर साथ जाना चाहता था, मगर उन्होंने तो अभी किले में मारिया को तलाश करना था। इसलिए उन्होंने डोमिनो से रुखसत ली और झील किनारे एक जगह आराम करने बैठ गए। डोमिनो ने उन्हें जाती दफा कहा कि अगर उन्हें जिंदगी में कभी किसी शय की जरूरत पड़े तो वो उसे जरूर मिले। उसने अंबर और नाग का बेहद शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके जाते ही अंबर ने कहा, यह क्या चक्कर है? उन कातिलों को चुड़ैल ने कुछ न कहा। वो बड़े आराम से खजाना लेकर किले में आ गए, फिर हमारे हाथों मारे भी गए और किले की चुड़ैल ने कोई आवाज़ ना निकाली। क्या ये सारी डरावनी आवाज़ें हमारे लिए ही थी? मुझे तो इसमें भी कोई बड़ा राज मालूम होता है। नाग बोला, भाई अंबर, राज सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि जादूगर समादर ने मारिया को कैद करके इस किले की किसी पुरस्कार खुफिया जगह डाल रखा है। ये चुड़ैल कोई बुरी जादूगरनी होगी जो उसकी हिफाजत कर रही है। उसे चूंकि जादू के जोर से मालूम हो गया था कि हम मारिया की तलाश में आए हैं, बस उसने हमें रास्ता से हमेशा हटाने के लिए मक्कारी से अंदर बुलाकर कैद कर दिया। उन डाकुओं का चूंकि मारिया से कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए जादूगरनी ने उन्हें कुछ न कहा। यही सोचा कि किले में छुपकर खजाना दबा रहे हैं तो दबाने दो, मेरा क्या जाता है? अंबर ने पूछा, लेकिन सवाल यह है कि उन डाकुओं को अंदर जाने का रास्ता कहाँ से मिला? कमबख्त, हम तो टकरे मारते रहे थे और कहीं से अंदर जाने के लिए एक सुराख तक नजर न आया।
नाग ने कहा, ये डाकू यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं और फिर जराइम पेशा लोगों को ऐसी जगहों में दाखिल होने के खुफिया रास्ते मालूम होते हैं। अंबर कहने लगा, अब हमें वापस किले में जाना चाहिए, इस रास्ते से जिस रास्ते से हम लोग अभी अभी डोमिनो को लेकर वापस आए थे। ठीक है, आओ मेरे साथ। नाग और अंबर किले के पीछे उस छोटे से गोल जगह पर आ गए जहां से वो अभी अभी बाहर निकले थे। वो अंदर दाखिल हो गए। उस वक्त शाम का सूरज गरूब हो रहा था। वो अंदर चलते चलते उस जगह पहुंच गए जहां कातिल डाकुओं की लाशें पड़ी थी और फिर वही चट्टानी कोठरी आ गई जहां से निजात हासिल करके वो बाहर आए थे। अंबर बोला, यार हम तो फिर उसी जगह आ गए, कमबख्त इसके अलावा यहाँ और कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। अब हम किस जगह जाकर मारिया को तलाश करें? ये सुरंग तो सिर्फ हमारे कैद खाने तक जाती है और फिर वापस आ जाती है। नाग बोला, एक बात पर मैं हैरान हूं कि अभी तक जादूगरनी को ये मालूम नहीं हुआ कि हम कैद से फरार हो चुके हैं। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है यकीनन वो इस किले में नहीं है, किसी दूसरी जगह गई हुई है। अगर वो यहाँ होती तो उसे एक पल में हमारे फरार का पता चल जाता और फिर वो हमें दोबारा कैद करने की कोशिश करती। नाग कहने लगा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त मालूम होता है, तो फिर इस ख्याल की रोशनी में हमें मारिया तक जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। जादूगरनी वापस आ गई तो हमारे रास्ते में रुकावट पड़ जाएगी, हो सकता है वो हम पर कातलाना हमला भी कर दे। ऐसी सूरत में मेरी जान को सख्त खतरा है। अंबर ने कहा, लेकिन हम जाएं तो जाएं कहाँ? मेरा ख्याल है यहाँ से बाहर आ जाओ, बाहर चलकर इत्मीनान से अगले कदम के बारे में सोचते हैं। बात थी भी मकूल। अक्लमंद कहते हैं कि जब इंसान थक जाए और सामने कोई रास्ता नजर ना आए तो खामोशी से किसी जगह बैठकर मामलात पर एक बार फिर से ठंडे दिमाग से गौर करे, दोबारा 100 बार गौर करे, फिर कोई ना कोई सूरत जरूर निकल आती है। अंबर और नाग किले की दीवार के शिगाफ से निकलकर बाहर आ गए और झील किनारे एक जगह बैठकर आराम करने लगे। अब उन्हें भूख लग रही थी। पानी तो उन्होंने डोमिनो के साथ निकलते ही जी भर कर पी लिया था। अब भूख सताने लगी। अगरचे वो दोनों कई दिन बगैर खाए पिए गुजार सकते थे, लेकिन ये अजीब बात थी कि एकदम से उनकी भूख चमक उठी। काश उन्हें मालूम हो जाता कि कुदरत उनके साथ एक और मजाक करने वाली है। अंबर ने कहा कि मैं खुद बाजार जाकर खाने पीने के लिए कुछ लाता हूँ। नाग ने उसे रोका कि वो खुद जाकर ले आता है, लेकिन अंबर उठकर चला गया। जाने क्यों नाग के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अंबर को जाने से रोके, मगर वो रोक ना सका। अंबर उसकी निगाहों से ओझल हो गया। नाग खामोशी से किले की दीवार के नीचे झील के पास पत्थरों पर खामोश बैठा अंबर का इंतजार करने लगा। उसका दिल धड़क रहा था और एहसास हो रहा था कि उसने अंबर को भेजकर गलती की है। फिर नाग ने अपना सर झटक कर इस किस्म के परेशान कर दे वाले ख्यालात को परे कर दिया, क्योंकि वो जिंदगी में कभी नाउमीद नहीं हुआ था। अंबर झील के छोटे से पुल से गुजरकर दरख्तों के बीच से गुजरता कस्बे की तरफ जा रहा था। एक सराय में जाकर उसने कुछ रोटियां और जैतून का तेल और फल खरीदे और वापस किले की तरफ आ गया। अब शाम का अंधेरा फैल रहा था। दरख्तों में तारीकी छा गई थी। किले की इमारत एक आसेब मालूम हो रही थी। अंबर दरख्तों से निकलकर झील के पास आया तो उसे एक लंबी सिसकार की आवाज सुनाई दी। उसने कोई ख्याल न किया और झील के साथ साथ चलता पुल की जानिब बढ़ने लगा। अभी पुल कुछ दूर था, वही सिसकार की आवाज अब जरा करीब से सुनाई दी। अंबर अभी पलटकर देखने वाला था कि किसी ने उसको पांव से पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि वो धड़ाम से झील में गिर गया। झील में गिरते ही पानी की मोटी चादर ने उसे अपने अंदर छुपा लिया। अंबर बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो एक ऐसी खो में पड़ा था जहां जमीन दलदल बनी हुई थी और ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कहीं करीब ही इंसानों की लाशें पड़ी हों। अंबर ने इर्द गिर्द देखा, खो में पानी उसके पांव को छू रहा था। अंदर ही अंदर से ये खो झील से जाने कितनी दूर पहाड़ों में जा निकली थी। अंबर उठकर चलने लगा तो उसका सर चकरा गया। वो फिर बैठ गया। सोचने लगा कि उसे कौन यहाँ खींच कर लाया। वो झील के अंदर से क्यों कर इस खो में आ गया। एक जानिब खो में हल्की हल्की रोशनी भी आ रही थी। अंबर नाग के बारे में सोचने लगा कि वो तो उसके लिए खाना लेने गया था। खुदा जाने इस झील में वो कैसे पहुंच गया, मगर किसी ने उसके पांव खींचकर उसे झील में घसीटा था। ये कौन हो सकता है? नाग अकेला उसका इंतजार कर रहा होगा। उसे यहाँ से बाहर निकलकर नाग के पास पहुंचना चाहिए। ये सोचकर अंबर दलदल में उठकर उस तरफ चलने लगा जिधर से रोशनी अंदर आ रही थी। दलदल खत्म हो गया। अंबर खो से बाहर निकल आया। मुझे देखकर बड़ा हैरान हुआ कि उस वक्त उसे झील में धकेला गया था। उस वक्त शाम हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा फैल गया था। लेकिन अब जो वो खो से बाहर निकला तो बाहर दरख्तों के ऊपर आसमान पर हल्के हल्के बारीक बादल थे और सूरज की रोशनी फैली हुई थी। या खुदा, ये क्या भेद है? वहाँ कहाँ से कहाँ आ गया हूँ मैं? उसने महसूस किया कि वहाँ ना तो कोई झील है और ना कोई झील वाला पुराना किला। फिजा और जगह बदली बदली थी और वो एक ऐसी जगह खड़ा था जहाँ चारों तरफ खेत और मैदान थे। दूर कहीं छोटे कद की पहाड़ियां नजर आ रही थी। अंबर चक्कर खाकर रह गया। कुछ उसे तशवीश भी हुई। एक मुद्दत के बाद उसे महसूस होने लगा कि वो अचानक एक दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। झील वाले किले के बाहर इतनी गर्मी नहीं थी, यहाँ गर्मी भी कुछ ज्यादा थी। बादल छट गए थे और तेज धूप चमकने लगी थी। अंबर को गर्मी लगी और पसीना आ गया। उसने मुड़कर देखा तो वो खो भी गायब थी जहां से वो अभी अभी निकलकर बाहर आया था। अंबर को नाग और मारिया का ख्याल आया, कहीं वो इनसे बहुत दूर तो नहीं हो गया। या अल्लाह, ये क्या राज है? अंबर खेत चलते हुए एक ऐसी जगह आ गया जहां आम के दरख्तों की ठंडी छांव थी और एक छोटी सी नदी बह रही थी। वो नदी किनारे बैठ गया। उसने मुंह हाथ धोया, ताज़ा दम होकर इर्द गिर्द फिजाओं को गौर से देखने लगा। हर शय बदली बदली सी थी।
दरख्त, खेत, घास, पहाड़ और दरख्तों पर बोलते परिंदे, हर शय बदली हुई थी। आम के दरख्त उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उन दरख्तों में लाल लाल आम लगे थे और तोते शोर मचा रहे थे। अंबर गहरी सोच में डूब गया। कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो चुकी थी। क्या तब्दीली हुई थी ये अंबर को अभी मालूम नहीं हुआ था। इतने में उसने एक औरत को सर पर टोकरी रखे आते देखा। अंबर ने सोचा कि इस औरत से पूछना चाहिए कि वो किस मुल्क में आ गया है। औरत करीब आई तो अंबर ने पूछा कि बहन, ये कौन सा इलाका है। औरत ने बड़े गौर से अंबर के लिबास को देखा। अंबर भी औरत के लिबास को ताज्जुब से देख रहा था। औरत ने उर्दू जुबान में कहा, ये हिंदुस्तान है भैया। हिंदुस्तान? अंबर हैरत से बोल उठा। औरत ने जामनी रंग की पुरानी साड़ी पहन रखी थी। पाँव और गले में चांदी के जेवर थे। वो अंबर के लिबास को अभी तक ताज्जुब से देख रही थी। कहने लगी, भैया तुम किस मुल्क से आए हो? अंबर उसे क्या जवाब देता कि वो कहाँ से आया है। एक बार तो उसे ये सुनकर चक्कर आ गया कि वो नई दुनिया से सीधे हिंदुस्तान पहुंच गया है। और जब उसे औरत की जुबानी ये मालूम हुआ कि वो 1857 में है और ये अप्रैल का महीना है, तो वो जैसे पत्थर का बुत बनकर औरत को देखता रह गया। ये क्या हुआ? वो एकदम 800 बरस आगे निकल आया था। वो जिस वक्त नई दुनिया में था तो मार्च 1057 ईस्वी का सन था। ये क्या से क्या हो गया? वो एकदम 800 बरस की छलांग लगाकर वक्त से आगे निकल गया था। गोया वो उस मकाम पर था जहां नाग और मारिया को अभी 800 बरस तक जिंदा रहने के बाद पहुंचना था। अंबर ने आंखें बंद कर लीं और सर दरख्त के साथ लगा लिया। देहाती औरत उसे परेशान देखने लगी और झुककर बोली, भैया तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कहाँ से आए हो? दूर देश के परदेसी मालूम होते हो। अंबर उसे क्या बताता कि वो कहाँ से आया है। वो 4000 साल से जिंदा चला आ रहा था। उस पर उसे कभी हैरत नहीं होती थी। लेकिन ये जो वो एकदम से 800 बरस वक्त को पीछे छोड़कर एकदम से आगे निकल आया, उस पर वो सकते में आ गया था। इस किस्म का तजुर्बा उसे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने आंखें खोलकर औरत से कहा, बहन तुम्हारा शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दूर देश से आ रहा हूँ। ये बताओ ये कौन सा गांव है और इस मुल्क पर किस बादशाह की हुकूमत है? औरत ने कहा, भाई इस गांव का नाम गाजीपुर है और यहाँ से दारुल हुकूमत दिल्ली 50 कोस के फासले पर है। मुल्क का नाम हिंदुस्तान है और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नाम का सिक्का चलता है। इतना कहकर औरत आगे बढ़ गई। साफ मालूम होता था कि वो अंबर की बातों से खौफजदा हो गई है कि ये लंबे लंबे लिबास में मलबूस कोई भूत ही ना हो। अंबर को यकीन हो गया कि किसी नामालूम ताकत ने उसे नई दुनिया से उठाकर 800 बरस आगे की दुनिया यानी हिंदुस्तान में फेंक दिया था। अब ये सोचने की बात है कि वो 800 बरस कहाँ चले गए जो अभी अंबर ने दुनिया के हालात के साथ साथ चलकर बसर करने थे। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब ना अंबर के पास था और ना हम आपको समझा सकेंगे। बहरहाल अंबर के साथ कुदरत ने एक अजीबो गरीब मजाक किया था। नाग और मारिया उससे 800 बरस पीछे रह गए थे। अंबर को कोई खबर नहीं थी कि वो किस मुल्क में थे और किन हालात में थे। ये तो हम अपने सुनने वालों को बताएंगे कि नाग कहाँ था, मारिया के साल में थी और जादूगर समाधन के साथ क्या बीती। देवताओं ने एक बात का अंबर, नाग और मारिया से वादा कर रखा था कि वो हर दौर में इकट्ठे रहेंगे। यानी ये नहीं होगा कि अंबर राम लक्ष्मण के दौर में जिंदा हो और नाग और मारिया बहादुर शाह जफर के दौर में जिंदा रहे हों। नाग और मारिया भी 1857 के ज़माने में पहुंच चुके थे। वो यहाँ कैसे पहुंचे और उस वक्त कहाँ थे, इस राज से हम पर्दा उठाते हैं। नाग और मारिया कहाँ थे, वो अंबर के साथ कैसे मिले, ये सब जानने के लिए इसी कहानी की अगली किस्त नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।